हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो सर्वप्रथम कृष्ण जन्माष्टमी आज और कल मनाई जा रही है, तो उसकी बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। तो आज हम देखने वाले हैं एस.सी. दुबे को। 1922 से 1996 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। तो आइए देखते हैं। तो एस.सी. दुबे जो है हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है इनके पूछे जाते हैं ग्रामीण अध्ययन से लेकर के अलग अलग तरीके से। लेकिन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में एस.सी. दुबे स्पष्ट तौर पर दी हुए हैं, खास करके उनका ग्रामीण अध्ययन। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं, इनके क्या विचार थे, तो उसके बारे में जानते हैं। तो एस.सी. दुबे का जो पूरा नाम था श्यामाचरण दुबे, भारत के सुप्रसिद्ध मानवशास्त्री और समाजशास्त्री थे। इन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के आधार पर गांव का अध्ययन किया है, और इसी के कारण इनकी जो है प्रख्यात या विख्यात ये हुए हैं अपने ग्रामीण अध्ययन के कारण। श्यामाचरण दुबे का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह में 25 जुलाई 1922 को हुआ था। 74 वर्ष की आयु में 4 फरवरी 1996 में इनका निधन हो गया था। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है। मध्य प्रदेश की कमार जनजाति में बदलती खेती के शोध पर इन्होंने कार्य जो है, इनका जो शोध कार्य था वह कमार जनजाति में किस तरह खेती में बदलते स्वरूपों का इन्होंने अध्ययन किया है। बिशप कॉलेज में या उसके बाद व्याख्याता बने। बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने राजनीति विज्ञान में अपनी सेवा जो है प्रदान की है। ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट पत्रिका के संपादन में इन्होंने डी.एन. मजूमदार की सहायता भी की थी। उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद के फ्यूरर हेमन डार्क के स्थान पर रीडर का पद भी कार्यभार इन्होंने संभाला है। तो इनकी जो है कुछ उपलब्धियां रही हैं, वह ये हैं कि इन्होंने जो एमए किया है वह कमार जनजाति को अपने शोध के विषय बताया कि कमार जनजाति किस तरह अपने कृषि या खेती में जो है उनमें परिवर्तन कैसे आ रहा है। उसके बाद इन्होंने कई जगह पे व्याख्याता के रूप में कार्य किया, जैसे बिशप कॉलेज, लखनऊ विश्वविद्यालय में, और राजनीतिक शास्त्र के व्याख्याता के रूप में जाने जाते हैं। और ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन इन्होंने डी.एन. मजूमदार के माध्यम से जो है सहायक के रूप में कार्य किया है। उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में फ्यूरर हेमन डार्क के स्थान पर रीडर के पद पर भी इन्होंने जो है कार्य किया है। इसके बाद स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में भी ये गए हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उपनिदेशक, तो ये पूछा जाता है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक या उपनिदेशक के रूप में किसने कार्य किया है, तो यह पूछ लिया जाता है। सागर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे हैं। तो ये सब इनकी क्या है उपलब्धियां रही, कहाँ कहाँ प्रोफेसर रहे, कैसे इनकी जो है प्रतिष्ठित जो है व्यावसायिक जीवन का प्रारंभ हुआ, तो ये सब था। 1975-76 में वे अखिल भारतीय समाजशास्त्र के परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो यह भी पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे नोट्स में जितने भी रेड पॉइंट लिखे हुए हैं समझ लीजिए डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1975-76 में जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। तो इनके पास जो है तमाम तरह की जो है पदवी थी, मतलब ये बहुत ही प्रसिद्ध थिंकर माने जाते हैं भारतीय समाज में। उसके बाद 1980 और 93 के बीच इन्होंने ICSSR के राष्ट्रीय फेलो तथा यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र संघ में सक्रिय रहे हैं। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने भी कार्य जो है किया है। तो एक कुछ इनकी जो है प्रमुख उपलब्धियां हैं जो हमने नोट्स में प्रोवाइड करवा दी हैं, और इनमें से एक आध दो पूछ ली जाती हैं कभी कभार। बाकी इनके विचार या विषय क्या थे, तो इन्होंने आदिवासी समाज, ग्रामीण अध्ययन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, मतलब जो भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया था उसका अध्ययन किया है। आधुनिकीकरण और विकास, राजनीतिक और समाजशास्त्र के संबंधों के बारे में, और भारतीय समाज की इन्होंने जो चर्चा की है। पहला है आदिवासी समाज।
तो एस.सी. दुबे मध्य प्रदेश की कमार जनजाति का अध्ययन करते हैं। तो कमार जनजाति का अध्ययन इन्होंने किया है, यह पूछा जाता है, और यह उनका जो है पीएचडी उपाधि के लिए किया जाने वाला पहला शोध का भाग था। कमार 1951 नामक पुस्तक भी इन्होंने अपने इसी पुस्तक में इन्होंने कमार पे जो पीएचडी रिसर्च की थी उसकी व्याख्या इस पुस्तक में की है। इस आदिवासी समूह का जो है विस्तृत अध्ययन किया था। आगे ग्राम अध्ययन, इनकी पुस्तक इंडियन विलेज 1955 पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बार बार पूछी जाती है। तो इंडियन विलेज 1955 में इन्होंने भारतीय समाज के अध्ययनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय ग्राम का अध्ययन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से किया था। 1951 और 52 में आयोजित प्रोजेक्ट सोशल सर्विस एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के अध्ययन से प्रारंभ किया था। तो इन्होंने जब सोशल सर्विस एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पर अपना कार्य प्रारंभ किया था तो उसी समय इन्होंने जो है इस ग्रामीण अध्ययन का जो है प्रारंभ किया था। अध्ययन के लिए हैदराबाद से 25 किलोमीटर दूर समीरपेट नामक गांव का अध्ययन किया है। तो यह भी पूछा जाता है कि किस गांव का अध्ययन करते हैं समीर, तो दुबे जी समीरपेट गांव का अध्ययन करते हैं। इनके अलावा जो है पहला एक कमार जनजाति का अध्ययन करते हैं और कमार नामक इनकी पुस्तक है द कमार। इन्होंने समीरपेट नामक गांव का अध्ययन किया है, ये भी पूछा जाता है। तीसरी पॉइंट पूछी जाती है कि इन्होंने किस प्रणाली का प्रयोग किया है, तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का उपयोग इन्होंने किया है। यहाँ गांव की जनसंख्या 2454 थी, जिसमें 340 मुस्लिम और हिंदू निजातीय समूह शामिल थे। मतलब 340 मुस्लिम समूह थे, बाकी जो समूह था वह हिंदू निजातीय अर्थात हिंदू थे। ऐतिहासिक और भौगोलिक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के तथ्य इन्होंने यहाँ से एकत्रित किए। दुबे ने समीरपेट का अध्ययन 1956 में उसी प्रकार से करते हैं जिस तरह मैक्सिको के गांव का अध्ययन रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया था। उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी गांव पूर्ण रूप से स्वायत्त नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाने वाला, कि किसने कहा है कि भारत में किसने गाँवों को कहा है कि गांव जो है पूर्ण रूप से स्वायत्त नहीं है, तो एस.सी. दुबे। विस्तृत सामाजिक व्यवस्था की यह एक इकाई है। इन्होंने जो है गांव को सामाजिक व्यवस्था की एक इकाई के रूप में देखा है और संगठित राजनीतिक व्यवस्था का एक अंग के रूप में देखते हैं। गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति मात्र ग्राम समुदाय का सदस्य नहीं होता है, वह जाति, धार्मिक समूह या आदिवासी समूह का भी सदस्य हो सकता है तथा क्षेत्र में फैले हुए अन्य गांवों से भी उसका संबंध देखा जाता है। तो इन्होंने कहा स्वायत्त इसलिए नहीं है क्योंकि व्यक्ति का अन्य गांवों और बाहर के परिप्रेक्ष्य से समाज से जो है उसका संपर्क होता है। इन इकाइयों के अपने संगठन और अपनी सत्ता और अपने प्रतिबंध होते हैं, अर्थात जो गांव हैं, गांव में कुछ अपने जो है संगठन होते हैं और सत्ता के लिए कुछ जो है मानदंड होते हैं और कुछ प्रतिबंध होते हैं कि इस कार्य को आपको गांव के किसी सदस्य को नहीं करना होता है। तो उस तरह के अपने अपने प्रतिबंध होते हैं। उनका मानना था कि गांव में आर्थिक संरचना का संबंध जातिगत व्यवसाय से बहुत नज़दीक है। तो इनका जो मानना है कि गांव में जो आर्थिक संरचना देखी जाती है वह जातिगत व्यवसाय के बहुत नज़दीक देखी जाती है। अर्थात इन्होंने जो देखा कि ज़्यादातर जो जातियां हैं अपने जातिगत व्यवसाय को ही फॉलो कर रही हैं या निर्भर हैं। धार्मिक विश्वासों के इन्होंने 3 प्रमुख आधारों की चर्चा की है। पारिवारिक संस्कार, गांव के पारिवारिक और सामुदायिक उत्सव, इन उत्सवों में हिंदुओं और मुसलमानों की समान रूप से भागीदारी। तो इन्होंने 3 तरह से धर्म के विश्वास को विभाजित किया है, जिसमें तो कुछ पारिवारिक संस्कार किए जाते हैं जिसमें सिर्फ परिवार के लोगों की भागीदारी होती है। इसके बाद कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जिसमें परिवार के और कुछ उनके खुद के समुदाय होते हैं या जाति के लोगों के द्वारा वह त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन
तीसरा जो इनका है कि तीसरा इस प्रकार के उत्सव या धार्मिक उत्सव होते हैं जिनको हिंदू और मुस्लिम मिलकर या समान रूप से भागीदारी प्रदान करके मनाते हैं। ग्रामीण विश्व दृष्टि से समूहों के अंतर्गत जाति प्रवृत्तियां और रूढ़िवादियां व्यवस्थाएं आदि को अपने अध्ययनों में इन्होंने शामिल किया है कि ग्रामीण में किस तरह से समूहों में संबंध देखने को मिलते हैं, उनकी जातिगत प्रवृत्तियां क्या हैं, छुआछूत और क्या क्या रूढ़िवादी व्यवस्थाएं गांव में हैं, उन सब का अध्ययन जो है इन्होंने किया है। भारत में के बदलते हुए ग्राम, तो सोशल चेंज इन इंडियन विलेज, तो भारत में सामाजिक परिवर्तन के अध्ययनों के प्रति रुचि, भारत सरकार द्वारा लागू सामुदायिक विकास योजना, तो कई बार पीजीटी जैसे एग्जामों में पूछा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम या योजना का अध्ययन किसने किया है। तो इससे प्रभाव को प्रभावीकरण के बाद जागृत हुई है। केंद्रीय सरकार के प्रोजेक्ट के अंतर्गत उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का अध्ययन किया है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अध्ययन के तहत उन्होंने किस गांव का अध्ययन किया है, तो सहारनपुर जिले का। कार्नेल विश्वविद्यालय के फार ईस्ट स्टडीज़ में आमंत्रित किए गए प्रोफेसर के रूप में जब उन्होंने काम प्रारंभ किया तो उनकी पुस्तक इंडियाज चेंजिंग विलेज, ह्यूमन फैक्टर एंड इन कम्युनिटी डेवलपमेंट नामक पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। तो इंडियाज चेंजिंग विलेज करके ज़्यादातर पूछा जाता है यह पुस्तक। उसके आगे उसमें क्या दिया है कि जो ह्यूमन है, मानव के ऊपर प्रभाव, सामुदायिक विकास के क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसकी चर्चा इसमें इन्होंने की है। पुस्तक के प्रकाशन के बाद दुबे परिवर्तन और विकास के क्षेत्र में अध्ययन के मुख्य प्रणेता बन गए। तो इन्होंने इस पुस्तक में जो है सामुदायिक विकास में किस तरह से मानव के ऊपर प्रभाव पड़ा, मानव के जीवन में परिवर्तन किस तरह से उसने किया, इसकी इन्होंने चर्चा की है, जिससे इन्हें परिवर्तन और विकास के क्षेत्र में प्रणेता माना जाता है। भारतीय ग्राम संरचना और प्रकार तथा परिवर्तन। दुबे अध्ययन लक्ष्य भारतीय गांव की एक साफ सुथरी तस्वीर जो है प्रस्तुत करना था। उन्होंने अध्ययन किए थे। तो दुबे का जो लक्ष्य था कि वह एक गांव की छवि साफ सुथरी रूप से पेश करें। आगे उन्होंने कहा कि स्थितियां जिसमें गांव का वर्णन, जनघरों के बसाव के स्वरूप, पड़ोस की व्याख्याएं देखी है। उन्होंने गांव की स्थितियों के बारे में चर्चा की है। लोगों का बसाव किस तरह से है गांव में, उसके स्वरूप की चर्चा की है। पड़ोस किस तरह से कार्य करता है या भूमिका निभाता है, उसकी बात इन्होंने की है। दूसरा, इन्होंने सामाजिक संरचना की बात करते हैं। सामाजिक संरचना में इन्होंने निम्न तथ्यों को संबंधित किया है, जैसे जाति, अंतरजातीय संगठन, सभी जातियां अंतर्विवाही होती हैं, उनकी परस्पर जो है दूरियां होती हैं। निम्न जातियों से उच्च जातियां द्वारा भोजन स्वीकृति नहीं है। मतलब जो संरचनाओं में देखा इन्होंने कि जातिगत व्यवस्था पाई जाती है, सभी जातियों का अपना संगठन होता है, सभी जातियां अपनी ही जाति में विवाह करती हैं, सभी जातियों में परस्परता दूरी पाई जाती है। निम्न जातियां उच्च जातियों की यहाँ भोजन स्वीकृत नहीं करती हैं। व्यवसायों पर जाति का एकाधिकार है। धार्मिक स्वीकृति, भागीदारी एवं विभिन्न जातियों का मूल्यों एवं उत्तरदायित्व के आधार पर एक दूसरे के साथ जुड़ाव की इन्होंने चर्चा की है। इन्होंने देखा क्या कि किस तरह से व्यवसायों पर अलग अलग जातियों का अलग अलग व्यवसायों पर एकाधिकार होता है। धार्मिक स्वीकृति की भागीदारी होती है कि धर्म जिसे स्वीकृति प्रदान करता है व्यक्ति उसको करते हैं, जिसे नहीं प्रदान करता है उसको नहीं करते हैं। विभिन्न जातियों के अलग अलग अपने जो है मूल्य होते हैं और विभिन्न जातियों के अपने अपने उत्तरदायित्व हैं, जिनको वह निभाते हुए गांव के परिवर्तन या गांव के संयोजन में, संरचना में अपना योगदान प्रदान करते हैं। इसकी चर्चा इन्होंने की है। आगे, हिंदू और मुस्लिम अलग अलग दो समूह हैं जिनकी अपनी संस्कृति तथा धार्मिक पहचान है। तो
अगली पहचान ग्रामीण संरचना के बारे में उन्होंने कहा कि गांव में जो है दो प्रकार के समुदायों को देखा जा सकता है, हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग इनकी संस्कृतियाँ होती हैं। गांव में दो प्रकार की व्यवस्था मौजूद है, सामाजिक धार्मिक संगठन और प्रशासनिक संगठन। एक सामाजिक धार्मिक संगठन होता है जिसमें, और दूसरा प्रशासनिक संगठन के रूप में गांव कार्य करता है। आर्थिक संरचना के बारे में इन्होंने बताया कि गांव के मुख्य जाति समूहों का आर्थिक व्यवसाय तथा आर्थिक संरचना उनके जीवन यापन का आधार है। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो गाय और भैंस के दूध का विक्रय, शिकार, मत्स्य पालन अर्थात मछली का पालन, फलों का संग्रहण, गांव में गैर कृषि कार्यों का संबंध, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, धोबी, सफाई का कार्य आदि जैसे लोग करते हैं। तो इन्होंने गांव में जो संरचना देखी कि गांव के कुछ लोग जो है खेती करते हैं, कुछ लोग खेती पे अधिकार होता है, उनके अलावा कुछ लोग पशुपालन करते हैं, उनका दूध निकालते हैं और बेचते हैं, कुछ लोग शिकार करते हैं, कुछ लोग मछली का पालन करके, और कुछ लोग फलों का संग्रहण करके या फलों को बेचते हैं। इस तरह की इन्होंने संरचना देखी है। इन्होंने कहा कुछ गैर कृषि कार्य में भी जुड़े हुए जातियाँ होती हैं, जैसे कुम्हार, बढ़ई, लोहार, धोबी, सफाई के कर्मी, ये सब जो है गैर कृषि कार्य में जुड़े हुए होते हैं। आगे इन्होंने चर्चा की ग्रामीण समाज परंपरागत है जिसमें अंधविश्वासों पर अधिक जोर दिया जाता है या अंधविश्वास अधिक सम्मिलित होता है। पारिवारिक संरचना पितृवंशी, पितृस्थानीय, संयुक्त परिवार अधिक है। तो पारिवारिक संरचना में इन्होंने देखा कि पितृवंशी है, पितृस्थानीय है और संयुक्त परिवार ज़्यादातर परिवारों में देखा जाता है। जीवन स्तर कैसा है गांव का, उसके बारे में इन्होंने कहा जीवन स्तर के 6 आधारों की इन्होंने चर्चा की है, जिसमें इन्होंने कहा धर्म और जाति, भूमि का स्वामित्व, एक तो ऐसे होंगे जिनका धर्म और जाति पर प्रभुत्व होगा, दूसरा भूमि का स्वामित्व, संपत्ति में सरकारी नौकरी के परिस्थिति और गांव के संगठन, और पांचवा इन्होंने आय और व्यक्तित्व के विविध प्रतिमान जो है जीवन स्तर के मूल रूप में कार्य करते हैं। हाँ, ये तो जीवन स्तर के बारे में था। अब जीने के तरीके का स्तर या जीवन जीने का स्तर क्या था। जीवन जीने का स्तर मापन प्रमुख रूप से 4 आधार इन्होंने चर्चा की है, जिसमें कहा एक अमीर होते हैं, एक ठीक ठाक स्थिति के होते हैं, एक औसत होते हैं, एक गरीब होते हैं। अर्थात इन्होंने चर्चा की 4 आयामों में, मतलब 4 प्रकार के जीवन स्तर देखने को मिलता है, जिसमें कुछ अमीर या धनी लोग होते हैं जो अपना मजे में जीवन काट रहे हैं देसी घी या रोटी खा के, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति ठीक ठाक है, वह इनसे नीचे है और अपने औसत वाले से ऊपर है, मतलब काम चल जा रहा है। कुछ लोग औसत हैं जो अपना किसी तरह रोटी और दाल से काम चला रहे हैं, और कुछ लोग गरीब हैं जिन्हें रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो 4 टाइप की इन्होंने जीवन स्तर की जो है चर्चा की है। निर्धारण के अन्य तरीके निवास करने के घर, स्थिति, कपड़े, गहने तथा घर की वस्तुएं हैं। ये व्यक्ति की परिस्थिति के आधार पर होती हैं। जैसे यहाँ अमीर जो है अच्छे से अच्छे कपड़ा, गहना, अच्छा घर, ये सब उसके पास होगा, ठीक ठाक जो होगा उससे कम होगा। औसत वाले के पास भी एक घर, मतलब पक्का मकान तो रहेगा, उसके बाद अपना खर्च चला लेगा। लेकिन जो गरीब है उसके पास मड़ही रहेगी, उसके कपड़े जो है फटे पुराने रहेंगे, गहने उसके पास नहीं रहेंगे। तो गरीब की जो स्थिति रहेगी खराब होगी, जीवन स्तर जो है निम्न रहेगा। अगला भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी के बारे में इन्होंने जो है इनकी पुस्तक थी। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन सोसाइटी 1990 में दुबे ने भारतीय समाज के भूतकाल और वर्तमान के सजीव चित्रण किया है कि भूत में भारतीय ग्राम कैसा था और वर्तमान भारतीय समाज कैसा था, वर्तमान में भारतीय समाज कैसा, उसकी चर्चा इसमें इन्होंने की है। भारत की विविधता और एकता का वर्णन भारतीय समाज की जटिलताओं के आधार पर किया जा सकता है, इनका मानना था। आगे परिवर्तन की प्रवृत्ति और परिवर्तन, इन्होंने कहा कि अपने जागीर काल में जो है समीर पेट, जागीर काल में मतलब भूतकाल में समीर पेट के राज्य प्रशासन के साथ साथ सीमित संबंध थे। अधिक से अधिक लगान देने या भूमि विवाद को हल करने के ऐसे संबंध दखल देते थे। मतलब जो राज्य प्रशासन था वह लगान और भूमि विवाद जैसे मामलों में हस्तक्षेप करता था। लेकिन मध्यकाल में अधिकारियों तथा प्रशासन तथा गांव के संबंध और अधिक बढ़ गए।
और 1948 में भारत द्वारा हैदराबाद के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही करने के बाद तस्वीर एकदम से बदल गई। पहले गांव के मुस्लिम नेतृत्व था, उनकी स्थिति परिस्थिति निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ है। अब प्रशासन उनकी वह स्थिति नहीं रही है जो पहले थी। मतलब इन्होंने कहा कि जब भारत स्वतंत्रता 1948 से पहले जो है गांव ग्रामीण नेतृत्व मुस्लिमों के हाथों में था, लेकिन क्या है, जब स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही के कारण भारतीय अखंड राज्यों में मिला लिया गया, तो उसके बाद यहाँ की जो है स्थिति में परिवर्तन आया, तो प्रशासनिक स्थिति जो है निश्चित नहीं रह गई है। अब मतलब जो वहाँ पे चुनाव के माध्यम से जो होगा वही जो है वहाँ का नेतृत्व कर रहा है। भूमि सुधार कार्यक्रम, कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्र निर्माण के कार्य भी यहाँ पे प्रारंभ किए गए। राजनीतिक दलों ने भी हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया है, मतलब अलग अलग पार्टियां जो हैं वहाँ पे पहुंचकर अपना जो है वोट मांगना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। स्वास्थ्य और इलाज, शिक्षा आदि के कारण लोगों की प्रवृत्तियां जो है बदल गई हैं। गांव की सामाजिक संरचना यथावत है, पर निश्चित ही प्रशासन के प्रयासों में जो है परिवर्तन आया है। आगे इन्होंने समाज की निरंतरता तथा परिवर्तन, तो परिवर्तन के स्रोत बहुकारकी हो सकते हैं। जब तक सामाजिक परिवर्तन के लिए सरकारी प्रयत्नों की चर्चा की गई थी, उपयोगिता, सुविधा, उपलब्धता महत्वपूर्ण कारक थे जिन्हें परिवर्तन की अवस्थाओं को पैदा किया था। कई प्रकार के संगठनीय परिवर्तन हुए, पारिवारिक संगठन, जाति व्यवस्था, ग्राम सभा आदि में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ सामाजिक परिवर्तन की उन्होंने चर्चा करते हुए यह बताया कि परिवर्तन जो है बहुकारकी होता है। सामाजिक परिवर्तन में सरकार जो जो प्रयास किए, जैसे विकास कार्यक्रम, तमाम तरह के कार्यक्रम लाकर जो है सामाजिक संरचना या विकास करने का जो है प्रयास किया, उसकी वजह से कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सभी कार्यों के कारण जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। इन्होंने कुछ संगठनिक परिवर्तनों की चर्चा की, जैसे पारिवारिक संरचना, संयुक्त परिवार से एकांकी परिवार की ओर परिवर्तन होना, जातिगत व्यवस्था में अंतर जाति विवाहों का होना, ग्राम सभा में नेतृत्व के लिए चुनाव होना, ये सब परिवर्तन की इन्होंने जो है चर्चा की है। परिवार के संगठन अब बड़े तनावों में है, नातेदारी अब पुराने अंदाज में चल रहा है, लेकिन जैसा संयुक्त परिवारों में कहा जाता है कि गांव कुछ जातियां और नगरों को छोड़कर वैसा समानता गाँव में नहीं है। अर्थात संयुक्त परिवार जो है अब कुछ ही जातियों में देखने को मिलता है या तो नगरों में देखने को मिलता है, इनका पहले जैसा था वैसा नहीं रह गया है। एकल परिवार की जो है प्रवृत्ति बढ़ी है। खेती के लिए नए औजार मशीनों का उपयोग हो रहा है, नई नई स्थितियाँ बदल रही हैं। नगरों के साथ संपर्क ने सामाजिक जीवन में कई संसाधन किए हैं या संशोधन किए हैं। मतलब नगरीय जीवन से जब संपर्क होगा, गांव में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे क्षेत्रीय संस्कृति, परंपराओं, प्रथाओं एवं जीवन शैलियों की संस्कृति का विकसित होना, अर्थात वो गांव से आगे आगे चल गए, नगरों तक गए, उनकी संस्कृतियाँ। उसके बाद इन्होंने कहा राष्ट्रीय संस्कृति का विकास, राष्ट्रीय समुदाय की भावना अंशतः चैतन्यपूर्ण नवाचारों के साथ जुड़ी हुई है। पाश्चात्य तकनीकों और संस्कृतियों का प्रभाव, तो इन्होंने कहा कि गांव पे अब बाहरी जब नगरों से संपर्क हुआ तो पाश्चात्य संस्कृति और तकनीकों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। जातिगत श्रेणियां कैसी थी, तो भारतीय गांव पर लेखन के साथ ही दुबे ने कुछ लेख भी लिखे हैं। डी.एन. मजूमदार द्वारा संपादित पुस्तक रूरल प्रोफाइल्स ऑफ इंडिया 1955 में दुबे का लेख कास्ट इन तेलंगाना विलेज का संदर्भ यहाँ लिया जा सकता है। दुबे के अनुसार गांव में जाति श्रेणियों का मुख्य आधार शुद्धता और अशुद्धता है। तो अभी तक आपने पढ़ा होगा शुद्धता और प्योरिटी और पोल्यूशन जो है लुईस ड्यूमा बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए प्योरिटी और पोल्यूशन की बात दुबे भी करते हैं। समीरपेट में भी जातिगत श्रेणियों का परंपरा तथा मिथकी विश्वासों पर आधारित था। दुबे ने यह स्थापित किया कि व्यवसाय, भोजन के प्रकार, जीवन जीने की व्यवस्थात्मक स्वीकृति, संस्कार, अर्थव्यवस्था की श्रेणियों को बाधा है।
तो दुबे मानते हैं जो जाति होती है वह व्यवसाय को निश्चित करती है, आपको क्या भोजन करना है भोजन के प्रकार को निश्चित करती है, आप जीवन जीने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं या नियमों या प्रतिमानों को स्वीकृति प्रदान करेंगे उसकी चर्चा करती है, आपके संस्कार और अर्थव्यवस्था में आपकी श्रेणी अर्थात आप किस श्रेणी पे रहते हैं उसका भी आधार जो है जाति ही होगा। प्रमुख जाति और ग्रामीण नेतृत्व 1961 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च मसूरी द्वारा आयोजित ट्रेड्स चेंज इन इंडियन विलेज इंडिया सेमिनार में उन्होंने एक शोध पत्र एक सेमिनार आयोजित हुआ जिसका नाम था ट्रेड्स चेंज इन विलेज इंडिया अर्थात ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उस पर जो है एक क्या कहते हैं उसको सेमिनार आयोजित किया गया था। उसमें इन्होंने अपना जो है शोध पत्र डोमिनेंट कास्ट एंड विलेज लीडरशिप जो है प्रस्तुत किया अर्थात प्रभु जाति और ग्रामीण नेतृत्व करके इनका जो लेख था वह प्रकाशित वहाँ उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने पाया कि राजनीतिक नेतृत्व जातियों के बिखेरने के स्थान पर कुछ व्यक्तियों के हाथों में जो है केंद्रित है। हर गांव में कुछ प्रभुत्वशाली व्यक्ति होते हैं जो राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं पर अपना नियंत्रण रखते हैं। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रभु जात की जो बात कौन करते हैं तो प्रभु जात की बात करते हैं एम.एन. श्रीनिवास। तो एम.एन. श्रीनिवास के प्रभु जात का यहाँ पे इन्होंने खंडन किया। इन्होंने कहा कि जो है गाँव में जातियाँ प्रभु जाति नहीं होती हैं, जातियों के आधार पर हम जो है नहीं इसकी चर्चा कर सकते। उन्होंने कहा प्रभु जाति न होकर प्रभु व्यक्ति होता है अर्थात कुछ प्रभुत्वशाली व्यक्ति होते हैं जिनका जो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं पे नियंत्रण होता है। युवा संस्कृति के बारे में जो है इन्होंने चर्चा की है। युवा संस्कृति यंग कल्चर। तो 1972 में अपने शोध पत्र द रोस्टिंग स्टूडेंट स्ट्राइन्स एंड थीम्स इन द कंटेम्पररी यूथ कल्चर में इन्होंने इस विषय की चर्चा की है। दुबे ने विद्यार्थियों और युवाओं में कोई अंतर नहीं किया है। उन्होंने आज के युवाओं को उपसंस्कृति के कुछ लक्षणों की अवश्य रूप से चिन्हित किया है। हिप्पियों के समकक्ष युवा। हिप्पियों के समकक्ष युवा के बारे में तो हिप्पी कल्चर एक होता है। तो इन्होंने कहा कि युवा जो है उन्होंने अपना एक अलग सा कल्चर बना लिया है जो हिप्पियों के समकक्ष है। पाश्चात्य तथा अलगाव हुए परिवारों से उभरते मॉडल अर्थात नगरीय जीवन के प्रभाव के कारण आज पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव गांवों के संयुक्त परिवारों में देखा जाता है, जिस कारण से एकल परिवार उभर रहे हैं। तीसरा इन्होंने कहा समाज के निम्न और मध्यम असुविधा वाले समूहों का युवा। मतलब इन्होंने कहा समाज में जो है युवाओं के पास निम्न और मध्यम सुविधाएं देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ा युवा समूह या तो पहली शिक्षित पीढ़ी का है या तो दूसरा जो उच्च शिक्षा का लाभ करता है। तो इन्होंने कहा कि कुछ आखिर युवाओं में परिवर्तन इस प्रकार आया क्यों। युवा शिक्षित हुए या तो शिक्षित हुए या उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की जिससे उन्होंने पश्चिमी कल्चर को अपनाया। आगे इन्होंने आधुनिकीकरण की चर्चा की है। आधुनिकीकरण के संदर्भ में इन्होंने काफ़ी जटिल परिवेश की चर्चा की है। दुबे का मानना है कि परिवर्तन के कई प्रकार सम्मिलित होते हैं आधुनिकीकरण में। दुबे ने इसमें से कुछ का समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में अध्ययन भी किया है, चर्चा भी किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक कंटेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन में विधिवत पक्षों की चर्चा की है, जैसे नौकरशाही, नेतृत्व, शिक्षा योजना, धर्मनिरपेक्षता आदि जो है आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताओं में इन्होंने चर्चा की है। इस लेखों की विशेषता यह थी कि इनमें भारत की सफलताओं और असफलताओं के आलोचनात्मक लेखा जोखा था। अपने लेखन में दुबे सामान्यतः निदानात्मक तथा सलाहकारात्मक थे। दुबे निम्न तथ्यों की चर्चा करते हैं।
तो तथ्य यहाँ पे जो भी है सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। समाज को बांधने वाले बंधनों को मजबूत करना चाहिए। समझबूझकर नियोजित तरीके से भारत के विभिन्न क्षेत्रों, जातीय समूहों के बीच अंतर्निर्भरता को बढ़ाकर ऐसा किया जा सकता है। आर्थिक भागीदारी को बढ़ानी चाहिए। वैधानिक स्थापित अधिकारियों को समर्थन होना चाहिए और इसके ऊपर भी जोर दिया जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि समाज में एकता और स्थायित्व बनाने के लिए हमें समझबूझकर नियोजित तरीके से जो है अलग अलग क्षेत्रों के जो अलग अलग निजातीय समूह हैं उनको हमें एक दूसरे से अंतर्निर्भरित करके समाज पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगला इन्होंने कहा सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक अनुशासन आवश्यक है। अंशतः यह प्रशासन के ऊपर निर्भर है कि कितने प्रभावशाली तरीके से विभिन्न प्रकार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। अनुशासन तथा सहनशील होना चाहिए। जो अनुशासन हो वह सहनशील होना चाहिए। मानकों के प्रभावीकरण में भेदभाव विद्रोही परिस्थितियों को पैदा करने में समर्थ होती है। तो इन्होंने कहा जो समाज की सहनशीलता है और सामाजिक अनुशासन होती है उसके लिए आवश्यक रूप से जो है प्रशासन जिम्मेदार होता है। उसे मानकों को लचीलेपन के तहत और सहनशील रूप से पालन करवाना चाहिए। अगर ऐसा न हुआ तो क्या होगा? भेदभाव के कारण विद्रोही परिस्थितियां उत्पन्न होगी और जिससे संघर्ष होगा। आगे इन्होंने कहा कि नीति बनाने तथा उसको प्रभावी करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया जा सकता। प्रशासकीय संरचना के लिए आवश्यक है कि अपनी दृष्टि से स्वतंत्र और विशेषज्ञों के अंतर के साथ साथ अपने आप को प्रभावी कर सके। यही राजनीतिक व्यवस्था भी लागू होती है। तो इन्होंने कहा कि नीतियाँ बनाने से हमें केवल विशेषज्ञों की राय नहीं लेना चाहिए, हमें आम जन की राय लेकर नीतियों को बनाना चाहिए ताकि जो है कन्फ्लिक्ट की स्थिति न बने, ताकि सबको समान रूप से समानता का एवं सहयोगात्मकता का प्रभाव हो सके। और इन्होंने कहा कि इसी तरह से जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें भी हमें एक तरफा निर्णय नहीं लेना चाहिए, अर्थात किसी एक व्यक्ति के हाथ में शासन नहीं होना चाहिए। उसमें भी जो है हमें समन्वयात्मक जो है राजनीतिक व्यवस्था लानी चाहिए। अगला इन्होंने कहा पुरस्कार की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे कार्य क्षमता को प्रोत्साहन मिल सके, अक्षमता तथा भ्रष्टाचार को समाप्त कर सके। इन्होंने कहा कि पुरस्कार की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि व्यक्ति अपना जो है संपूर्ण कैपेसिटी के आधार पर योगदान प्रदान कर सके समाज को बनाए रखने में। लेकिन कुछ ऐसे अक्षमता अर्थात भ्रष्टाचार लोग होते हैं जिनको हमें समाज की व्यवस्था में या मतलब उसको समाप्त करने की जो है आवश्यकता है। जन नैतिकता के आधारों पर राजनेताओं पर लागू करने की आवश्यकता है। मतलब जनता की जो नैतिकता है उसके आधार को राजनीतिक नेताओं के ऊपर भी लागू किया जाना चाहिए। नौकरशाहों तथा अन्य लोगों को इसी प्रकार से नैतिक नियंत्रण में आवश्यक रहना है। अर्थात इनका जो है इन्होंने आदर्श शासन की चर्चा की है। इन्होंने कहा कि नैतिक के आधार पर शासन होना चाहिए, जो कि हमारे नेताओं जिस तरह जनता के बीच नैतिकता का आधार होता है उसी तरह नेताओं पर नैतिकता का जो है दबाव होना चाहिए। और नौकरशाही में जो भ्रष्टाचार फैल रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए नौकरशाही और अन्य लोग जो हैं उनमें भी नैतिक रूप से नियंत्रण आवश्यक होता है। इन्होंने मूल व्यवस्था तथा व्यक्तित्व व्यवस्था में निश्चित ही परिवर्तन की चर्चा की है और परंपराओं और आधुनिकता की द्वंद्वात्मकता के कारण द्विधता बढ़ी है। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे आधुनिकता हावी होगी वैसे वैसे परंपरा और आधुनिकता में जो है द्वंद्व बढ़ेगा, दोनों अपने अस्तित्व के लिए जो है लड़ाई लड़ेंगे। विकास दुबे ने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट 1988 में वृद्धि के विभिन्न मोड अथवा विशिष्टताओं जो विकास की अवधारणा से संबंधित हैं उनकी जो है इन्होंने चर्चा की है। विकास का अर्थ है कि आर्थिक विकास और अर्थशास्त्रीय अर्थ में इसका अर्थ है आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित होता है।
दूसरा, आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन का परिणामों पर अधिक जोर है। जो आर्थिक जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा उसी तरह सामाजिक परिवर्तन के परिणाम देखने मिलेंगे। आर्थिक विकास से उत्पन्न तकनीकी विकास से तथा उत्पन्न तकनीकी विकास में संस्थागत शक्तियाँ जो है बाधाएं डालती हैं। अर्थात इन्होंने कहा विकास के कार्य में कुछ ऐसे तकनीकी विकास और परंपरा के विरोधी के रूप में टकराहट देखने को मिल जाएगी। जो संस्थाएं हैं, परंपरागत संस्थाएं हैं, वह जो है तकनीकी विकास में जो है बाधक का कार्य करती हैं। इस प्रकार समाज में संस्थागत ढांचे में परिवर्तन और मनोवृत्तियों तथा परिवर्तन में वैकल्पिक व्यवस्थाओं की स्थापना आर्थिक प्रगति में तेजी लाती है। इसी क्रांति ने आधुनिकीकरण को जन्म दिया है। इन्होंने कहा कि हमें समाज के संस्थागत ढांचों में इस तरह से परिवर्तन लाना चाहिए ताकि मनोवृत्तियाँ और परिवर्तन दोनों का वैकल्पिक हो, अर्थात द्वंद्व अधिक संघर्ष देखने को न मिले और आराम से जो है ऐसे नियम और संसाधन लाने चाहिए कि संस्थागत ढांचे में भी ज़्यादा परिवर्तन न हो और विकास भी होता रहे। तो जो है प्रगति की जो गति होगी वह तेज होगी। इसी कारण जो है कहा धीरे धीरे जब परिवर्तन होगी और क्रांति होगा वह आधुनिकीकरण की ओर बढ़ेगा। तीसरा कारक इन्होंने कहा कि प्रतिक्रिया एवं प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा सकता है। विकास में अपर्याप्त आधारों के प्रति आधुनिकता के सकारात्मक सहयोग के कारण विकास के संदर्भ उत्पन्न हुए हैं। इन्होंने विकास के अपर्याप्त आधारों के प्रति और आधुनिकता के सकारात्मक सहयोग के कारण एवं विकास की जो है चर्चा की है। चौथा कारण इन्होंने बताया कि अभिव्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, जो लोगों को विश्व तथा राष्ट्रीय व्यवस्था को समझना पड़ेगा। तो उन्होंने चौथा कारक एक अभिव्यक्ति है कि व्यक्ति को अपनी विचारधारा ग्रामीण क्षेत्रों से अलग हटकर उसको अपनाना पड़ेगा। जो विश्व और राष्ट्र की व्यवस्था चल रही है उसको समझना पड़ेगा। अगर मानवीय अस्तित्व की चर्चा करें तो दोनों को बदलना पड़ेगा, अर्थात मतलब अपना अस्तित्व बनाने के लिए हमें अपनी विचारों और अभिवृत्तियों में परिवर्तन अभिव्यक्तियों में लाना पड़ेगा। अगला इन्होंने कहा आर्थिक विकास का वितरण पक्ष आधुनिकता के लाभ की अभिव्यक्ति है। मतलब जिस तरह आर्थिक वृद्धि होगी उस तरह आधुनिकता विकास में जो है अभिव्यक्ति की भी बढ़ती जाएगी। विकास का लाभ है अधिकांश जनता को। इन्होंने कहा कि विकास तभी विकास कहलाएगा जब उसका लाभ अधिकांश जनता का लाभ होना चाहिए, नहीं तो विकास नहीं कहा जा सकता है। दुबे के अनुसार 1973 में मंदी बढ़ रही थी, कीमतों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। भारत में लागू सामुदायिक विकास योजना के आधार पर दुबे ने भारत के गांवों में परिवर्तन के आधार को जो है प्रस्तुत किया है। तो यहाँ इन्होंने बताने का प्रयास किया जब तक विकास के कारण जनता का विकास हो रहा है अर्थात जनता को लाभ हो रहा है तब तक वह विकास कहा जाएगा, नहीं तो वह विकास नहीं कहा जाएगा। जब किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होने लगता है तो उसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में रख दिया जाता है। और इसी तरह इन्होंने सामुदायिक विकास की योजना जो लाई गई थी उसके क्या क्या प्रभाव हुए हैं, उस कारण परिवर्तन गाँव में क्या परिवर्तन आया उसकी इन्होंने जो है चर्चा की है। इनकी प्रमुख कृतियाँ, तो प्रमुख कृतियाँ में पहला जो है ज़्यादातर द कमार इंडियन विलेज में इन्होंने कमार जनजाति का अध्ययन किया था 1955 में। इंडियाज चेंजिंग विलेज 1998 सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। इंस्टीट्यूट बिल्डिंग फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिए जो है इन्होंने इस पुस्तक में चर्चा की है 1968 में। कंटेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन 1974 प्रमुख पुस्तक रही है जिसमें इन्होंने आधुनिकीकरण की चर्चा की है। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया 1977 मतलब जनजातीय संस्कृति की चर्चा, भारत में जनजातीय संस्कृति की चर्चा इन्होंने इसमें की है। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी 1977, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट 1988, ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट 1990, अंडरस्टैंडिंग चेंज 1990,
इंडियन सोसाइटी 1990, ये जो है इनकी प्रमुख पुस्तकें रही हैं। इनके अलावा इन्होंने अन्य जो पुस्तक रही है मानव एंड संस्कृति, ह्यूमन एंड कल्चर, भारत इंडियन विलेज, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, संक्रमण की पीड़ा, यह जो है प्रमुख पुस्तकें रही हैं। इन्होंने किन किन पद्धतियों का प्रयोग किया है? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, निगमनात्मक उपागम, सकारात्मक पद्धति, निदानात्मक और परिचर्यात्मक, अंतर विषयक प्रभाव, बृहद परिप्रेक्ष्य, क्षेत्रीय अन्वेषण, वर्णनात्मक शोध कार्य आदि जो है उपागमों और पद्धतियों का जो है प्रयोग करके इन्होंने अध्ययन किया है। तो यह रही आज की वीडियो। हमने एस.सी. दुबे को पढ़ा, जिसमें से हमने उनके कमार जनजाति के अध्ययन के बारे में देखा, आदिवासी ग्राम के अध्ययन, ग्राम का क्या अध्ययन है, सामुदायिक विकास पे उन्होंने क्या कहा है उसकी चर्चा की है। तो इन सब की चर्चा इसमें इन्होंने की है कि भारत के ग्रामीण समाज में परिवर्तन किस प्रकार होगा। तो खास करके इन्होंने ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए इन्हें सर्वाधिक प्रतिष्ठित माना जाता है। और जो प्रश्न बनते हैं यहाँ पे इन्होंने की, तो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं एस.सी. दुबे से कि इन्होंने किस जनजाति का अध्ययन किया है, किस गांव का अध्ययन किया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का अध्ययन किसने किया है। तो ऐसे प्रश्न जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं जैसे स्टेट लेवल के एग्जामों में। उसके अलावा जो है यूजीसी नेट में इनकी पुस्तकें भी पूछी जाती। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।